नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका स्वागत है। आप सबका 7-8 मिनट का कीमती समय मैं आपका ले रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी के साथ। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि संसद में जिस तरह से हाल ही में घुसपैठ हुई है और 5 लड़कों को अरेस्ट किया गया है, बिल्कुल नौजवान लड़के हैं। इस घटना को अंजाम देने के पीछे क्या गहरा षड्यंत्र था और इस घटना की नई अपडेट जो अब तक जांच एजेंसियों को मिली है, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था, उस समय हमारे सुरक्षा प्रहरियों ने संसद के बाहर ही हमलावरों को रोक लिया था। उसमें कई जवान शहीद भी हुए थे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। यानी जहाँ पर संसद चलती है, वहीं पर दर्शक दीर्घा से दोनों लड़के कूद जाते हैं और फिर वहाँ पर एक तरीके से जो जूतों में छिपाकर वो जो जिस तरह की गैस लेकर आए थे उसको छोड़ते हैं। घबराहट मच जाती है, खलबली मच जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर राजस्थान के जो नागौर के सांसद हैं, दिलेर सांसद है, जाबांज सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, और एक बसपा के सांसद ने दिलेरी से उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया, दबोच लिया। तो निश्चित रूप से जो हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भले ही राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हो। पहले माना जा रहा था कि गत बार 2018 के विधानसभा चुनावों में 3 विधायक चुनकर आए थे। इस बार 3 से ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार चल रहा था, जिस तरह से राजस्थान के लोग हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जुड़ रहे थे, वैसा प्रदर्शन हुआ नहीं। लेकिन ये ज़रूर है, बसपा की तुलना में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मत अधिक मिले हैं। हालांकि बसपा के 2 विधायक चुनकर आए थे और उसके बावजूद 7,21,000 के आसपास बसपा को वोट मिले। लेकिन हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, वो खुद हनुमान बेनीवाल जीते हैं, लेकिन जो वोट मिले हैं वो बसपा से कहीं ज़्यादा मिले हैं। 9,46,000 के आसपास वोट मिले हैं। तो भले ही राजस्थान विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन जिस तरह का उन्होंने जज्बा और साहस संसद में दिखाया और उन लड़कों को दबोचा, पकड़ा, निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल का ये साहस पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जिस तरह से ये दोनों लड़के संसद की कार्रवाई तक पहुँचे हैं और वहाँ से जिस तरह से उन्होंने गतिविधियों का अंजाम दिया, ये कोई साधारण घटना नहीं है। हो सकता है वो आने वाले माना ये भी जा रहा है कि हो सकता है ये उनकी रिहर्सल हो, वो एक तरीके से कोशिश कर रहे हों, प्रयास कर रहे हों कि किस तरह से संसद की कार्रवाई तक पहुंचा जाए, और उसमें कहीं ना कहीं वे सफल भी हो गए। तो हो सकता है बाहर का कोई व्यक्ति उन्हें पुश कर रहा हो, बाहर से कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो, आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह से संसद की कार्रवाई तक पहुंचा जाए और कोई बहुत बड़ी भयावह घटना को अंजाम दिया जाए। इसलिए जांच एजेंसियां काफ़ी गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है, और करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, 1994 में भी इस तरह की 2 घटनाएं हुई थी। मई माह में एक घटना हुई थी जब प्रेमपाल सिंह सम्राट नाम का व्यक्ति दर्शक दीर्घा से ही नीचे कूदता है। बाकायदा उस समय पकड़ लिया जाता है उस व्यक्ति को, लेकिन उस समय प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन बाद में उसने सॉरी बोल लेता है वो लड़का, और फिर संसद की ओर से उसे माफ़ भी कर दिया जाता है। कोई कड़ी सज़ा उसे नहीं दी जाती है। ठीक इसी 1994 में अगस्त माह में एक और बड़ी घटना हुई थी। इसी तरह से एक व्यक्ति यानी मोहन पाठक नाम का, जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था, नीचे कूदता है और लेकिन उसे पकड़ लेते हैं। बाद में दर्शक दीर्घा से भी एक व्यक्ति नारेबाजी कर रहा होता है, उसका नाम मनमोहन सिंह था। दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोनों का अपराध गंभीर भी माना जाता है, तिहाड़ा जेल भी भेजा जाता है, लेकिन दोनों को कोई बड़ी सज़ा नहीं हुई। तो ये यहाँ पर हमें बहुत कड़ी सज़ा का प्रावधान करना होगा। कुछ गंभीर अपराध की धाराएं लगानी होगी। अगर हम इस तरह से बार बार माफ़ करते रहेंगे, तो जो भी, चाहे कोई उपद्रवी, चाहे लड़का हो या फिर कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ये सोचेगा कोई गंभीर सज़ा तो होगी नहीं, बाद में हम छूट जाएंगे। तो इस विषय पर आगे इस तरह से इस बार ही कड़ी से कड़ी सज़ा इन 5 लड़कों को मिलनी चाहिए। जैसे आपने 1994 में जिस तरह से आपने माफ़ कर दिया और कड़ी सज़ा नहीं हुई, तो हो सकता है उन्होंने पिछला स्टडी की हुई हो इस घटना की, इन लड़कों ने, कि यार कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी सज़ा होगी, लेकिन हम हाईलाइट तो पूरी दुनिया भर में हो जाएंगे। हो सकता है उन लड़कों के दिमाग में ये भी चल रहा हो और यही
सोचकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन हो ये भी सकता है कि कोई बाहरी ताकत उनको पुश कर रही हो और ये एक तरीके से रिहर्सल कराने की कोशिश की गई हो कि आप संसद तक पहुंचिए। तो इस बिंदु पर भी जांच एजेंसियों की जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है, अलग अलग स्टेटों से ताल्लुक़ रखते हैं। मनोरंजन जो पहला लड़का है मनोरंजन, जो दर्शक दीर्घा में कूदा था, वो कर्नाटक मैसूर से ताल्लुक़ रखता है। सागर शर्मा लखनऊ से ताल्लुक़ रखता है। जो बाहर जो नारेबाजी कर रही थी नीलम, वो हरियाणा के जिंद से ताल्लुक़ रखती है, खुद को आंदोलनजीवी बताती है और पहले इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के कार्यक्रमों में वो बराबर शामिल होती रही है। और जिस तरह की वो नारेबाजी कर रही थी, जिस तरह से वो कर रही थी, कह रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, तो तानाशाही नहीं चलेगी, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बिंदु है। तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि तानाशाही का जो ये आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता और तमाम विपक्ष इस समय नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार पर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोई पॉलिटिकल एक छवि, एक पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए, तो कहीं ये कोई पूरा पॉलिटिकल खेल तो नहीं खेला गया, किसी बड़ी कोई राजनेता का इसके पीछे हाथ तो नहीं है, ताकि जो सरकार की छवि को धूमिल किया जाए। क्योंकि जिस तरह से वो नारे लगा रही थी नीलम संसद के बाहर, उन्होंने धुआं फैलाकर कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए या फिर केंद्र सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझकर इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को साधारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस समय जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और जो बाहरी जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों की निगाहें टिकी हुई है। हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से उभर रही है और कहीं ना कहीं भारत की आंतरिक व्यवस्था पर और भारत की आंतरिक व्यवस्था में गतिरोध पैदा करने के लिए कई आतंकी संगठनों की निगाहें भी टिकी हुई है। तो कहीं ये जो लड़के, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी जांच चल रही है और जांच एजेंसियां भी किसी भी तरह की कोई बड़ी जानकारी लीक नहीं कर रही है। एक जो ललित झा का एक जो शख्स है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरा मास्टरमाइंड ललित झा हो सकता है, या फिर ललित झा से भी ऊपर ललित झा को भी किसी की ओर से ऑर्डर मिला हो, दिशा निर्देश मिला हो। तो अभी ललित झा की इस मामले में गिरफ्तारी होना बाकी है, क्योंकि ललित झा एक ऐसा शख्स है जो इन चारों के जो मोबाइल, जो 4 अरेस्ट हुए हैं, इनके मोबाइल वो लेकर गया है 10 दिसंबर को। जिस तरह से उसने गुरुग्राम में मीटिंग बुलवाई थी इस घटना को अंजाम देने से पहले, और वहीं पर इस पूरी घटना को अंजाम देने की रणनीति तैयार की गई थी। तो निश्चित रूप से अगर जांच एजेंसियों को ये संदेह है कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल इन चारों के लेके गया है, सागर शर्मा और नीलम और मनोरंजन और अनमोल और नीलम को संसद के बाहर परिसर में पकड़ा गया था, तो इन चारों के मोबाइल धीरज झा लेकर गया है। अभी उसकी तलाश जारी है। जो अलवर बहरोड जो ज़िला है राजस्थान का, वहाँ पर एक गांव में, गंगराना गांव में रात को दबिश भी दी गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सुभाष यादव नाम के किसी व्यक्ति का वो मकान था, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि सुभाष यादव ने अपना एक पुराना मकान एक बंगाली परिवार को किराए पर दिया हुआ है, वो 10 साल से रह रहा है। तो हर तरह से जो आखिरी लोकेशन थी धीरज झा की, वो नीमराना के आसपास दर्ज की गई थी दिल्ली पुलिस की ओर से। तो धीरज झा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये कोई रिहर्सल तो नहीं है, किसी बड़े संगठन की ओर से इन लड़कों का यूज तो नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ना, ये रातों रात नहीं बनी है। विगत करीब 1 साल से जिस तरह से ये इन लड़कों का जो दिमाग चल रहा था इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से भगत सिंह फैन क्लब सोशल मीडिया पर बना हुआ है, उसके माध्यम से ये चारों एक साथ मिले बताए। और मैसूर में भी पहले मीटिंग हुई थी, फिर बाद में 10 दिसंबर को गुरुग्राम में मीटिंग हुई। आपस में जो बातचीत किया करते थे, किस तरह की बातचीत करते थे, किस से बातचीत करते थे, इस तरह की घटना को अंजाम देने का मकसद क्या है, कितने दिनों से ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट में थे। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि पिछले बजट सत्र में भी इन्होंने रेकी की थी संसद भवन की। तो इन तमाम
जो इनपुट पुलिस की जांच में अब तक सामने आए हैं उन्हें हल्का नहीं माना जा सकता और यही वजह है कि इस मामले की गंभीरता से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और जांच करनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो इनका शैतानी दिमाग इतने दिनों से इस घटना को अंजाम देने के लिए बिल्कुल वो एक तरीके से बराबर इस पर स्टडी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी कोई बड़ी शक्ति इनके पीछे बैठी हुई है जो इनको पुश कर रही थी, तो उस तक भी पहुंचने की कोशिश करने का शायद पुलिस प्रयास करेगी। फिलहाल जो धीरज शास्त्री है जिसे उसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन एक बार मैं फिर से यही कहूँगा कि 1994 में जिस तरह से माफ़ कर दिया गया इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से फिर कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है और एक जो पास बनाने की प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ी और कठोरता लानी होगी, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल कहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि विभिन्न विधानसभाओं में बहुत से अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके जो जानने पहचानने वाले हैं वो कहते हैं यार पास तो मैं बनवा दूंगा, आप दर्शक दीर्घा में आ जाइए, आप देख लीजिए। और इसी तरह से लोकसभा में भी होता है, लोकसभा में भी सैकड़ों हज़ारों कर्मचारी होते हैं, वो अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से, जान पहचान के माध्यम से पास बनवा लेते हैं। कई बार सांसदों को सिग्नेचर वो कर देते हैं, वो सोचते हैं मेरे इलाके का होगा, मेरे संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन उन्हें विश्वास में भी ले लिया जाता है और वो सिग्नेचर कर भी देते हैं। लेकिन अब सिग्नेचर करने से पहले सांसदों को भी इस तरह किसका वे पास बना रहे हैं उन्हें गंभीरता से इस बारे में मंथन करके ही वे अपना सिग्नेचर करें, इस बात को उन्हें ये देखना होगा। अन्यथा आने वाले दिनों में फिर से इस तरह की कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल तो वे एक तरह से एक साधारण धुएं के साथ पहुंचे थे, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई जहरीली गैस होती या कोई मानव बम के रूप में अगर वे संसद की कार्रवाई तक पहुंच जाते तो हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। इसलिए ये कोई साधारण मामला नहीं है, इसमें गंभीर धाराएं लगाना भी बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो बेरोज़गार थे, बेरोज़गारी की वजह से वो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। ये बचकाने वाली बातें इस समय कोई भी किसी भी राजनेता की ओर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसद में जो बैठते हैं वो हमारे लिए नीतियाँ और सिद्धांत बनाते हैं और संसद ही एक ऐसी जगह होती है जो देश का शासन का संचालन करती है। इसलिए इस मामले को बहुत ही गंभीरता से जांच एजेंसियां मान भी रही है। लोकसभा के जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला ने भी इस घटना को गंभीरता से भी जांच करवा रहे हैं। फिलहाल अब मैंने आपको इस पूरे डिटेल्स पर पूरा जो नया अपडेट था मैंने आपको बता दिया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ललित झा अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ललित झा के पास में ही इन जो 4 जो अरेस्ट किए हैं इनके सबके मोबाइल कॉल हैं और हर एंगल से पुलिस इसकी जांच कर रही है। नमस्कार दोस्तों।